नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में इन दिनों बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं और अब बहराइच में भी हालत बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश के बाद जिले की 4 तहसीलें मोतीपुर, नानपरा, महासी और केसरगंज एक बार फिर पानी में डूबने लगी है। महासी क्षेत्र के पूरे प्रसाद सिंह, पूर्वा जानकी नगर जैसे गांव में घर, खेत और पक्की सड़कें तक बाढ़ के पानी से घिर चुकी है। लोगों को गांव से आने जाने के लिए अब तक नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन का दावा है कि राहत और बचाव के इंतजाम पूरे किए गए हैं। एनडीआरएफ, पीएसी और पुलिस की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्र में काम कर रही है। सरकार की ओर से बाढ़ की पीड़ितों को राहत सामग्री की पहुंचाई जा रही है। आज प्रदेश सरकार में मंत्री और बहराइच के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और खुद लोगों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाएगी। बहराइच में हालत अभी भी गंभीर बने हुए है, लेकिन राहत टीमें मुस्तैद है और प्रशासन की कोशिश है कि लोगों की जिंदगी सामान्य हो सके। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रभारी मंत्री। बहुत ही संवेदना और तत्परता के साथ बाहर के बचाव के कार्यों का और राहत की दोनों दृष्टि से उन्होंने शासन और प्रशासन को निर्देश दे रखे। स्वयं उन्होंने कुछ जनपदों का जो अत्यधिक प्रभावित थे, पासी, इटावा या औरैया, ऐसे जनपदों का उन्होंने स्वयं दौरा किया हुआ है और सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भीतर दौरा करें और साथ साथ में बाढ़ से प्रभावित लोगों को उनके बचाव और राहत की व्यवस्था को समीक्षा करें और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम कराएं। बहराइच जनपद के भीतर यहाँ के जिला प्रशासन ने मई महीने से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और जून महीने में ही ये सारा बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए अपने सारे टेंडर जो सामग्री के माध्यम से होते हैं, सामग्रियों के लिए होते हैं, उसके टेंडर पूरा कर दिए थे। नाव की पर्याप्त 412 से ज्यादा बड़ी, छोटी और मझोली नाव की उन्होंने व्यवस्था किया। मोटर बोट के भी टेंडर कर दिए और पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी और पीएससी की लगा रखी गई हैं, जो अत्यंत संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पर ज्यादा खतरा रहता है वहाँ पर तैनात है। बाढ़ के सुरक्षा तो वहाँ पर डाक चिकित्सकों का, पशुपालन का, टीकाकरण का 3 लाख से ज्यादा पशुओं का बहराइच जनपद के भीतर टीकाकरण भी किया जा चुका है। तो इस तरीके से सरकार और प्रशासन दोनों सजग हैं और सचेष्ट हैं कि बाढ़ में हम कम से कम क्षति होने देंगे और साथ साथ में जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको हम राहत सामग्री भी देंगे। अभी बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पर सीताराम, पूर्वा जानकी कोला जो यहाँ बाढ़ से प्रभावित थोड़ा प्रभावित रहा है, उन परिवारों को ला करके यहाँ रखा गया है और उन्हें भी बाढ़ राहत सामग्री दी गई है, जिसके भीतर 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, इसी तरीके से लैया, उनको खाने का पकाने का तेल, मसाले, बच्चों के लिए बिस्कुट और बहुत सारी जो सामग्री, मोमबत्ती आदि ये सब चीजें, साबुन, कपड़े का साबुन, नहाने का साबुन, ये सब चीजों की दाल, इन सारे चीजों की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई उनको कठिनाई इस बाढ़ के पानी लगने की। मंत्री जी, आपकी जानकारी में कितने गांव जलमग्न हैं पानी से? कोई गांव जलमग्न नहीं है, कुछ मजरे जलमग्न है और जिसकी व्यवस्था की जा रही है। 2 घर में ऐसा जानकारी दिया है प्रशासन ने, जो बाढ़ के ये जो घाघरा के कटाव के कारण लोग नदी में समाहित हुए हैं, उनको अलग से बाढ़ में प्रकृति के आपदा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी एक बार फिर सियासत की जमीन पर बन गई है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बयान को घटिया और जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कने वाला है करार दिया है। बसपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाएं संपूर्ण मानवता के लिए दुखदायी होती है, लेकिन सपा सांसद का बयान इन जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कने जैसा है। प्राकृतिक
त्रसदी को भी मजहबी खांचे में बांटना शर्मनाक है। राकेश त्रिपाठी ने सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे बेतुके बयान देने वाले संसद को दंडित करने की बजाय प्रोत्साहित करती है। फिलहाल एसटी हसन के बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख अपनाती है। आगे सुनिए। प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में देर रात कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रियों को चौंका दिया, जब खुद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अचानक निरीक्षण पर निकल पड़े। रात के सन्नाटे में जब ज़्यादातर अधिकारी आराम कर रहे होते तब मंत्री जी हाथ जोड़कर बोले, नमस्कार, मेरा नाम है दयाशंकर सिंह है, परिवहन मंत्री। इसके बाद वे सीधे बसों में चढ़ गए और महिला यात्रियों से पूछताछ करने लगे। उनका सबसे पहला सवाल था, आपसे टिकट तो नहीं लिया गया? जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं लागू है। मंत्री यह सुनिश्चित करने निकाले थे कि कहीं किसी महिला से अवैध रूप से किराया तो नहीं वसूल रहा। दयाशंकर सिंह ने बस स्टैंड, टिकट काउंटर और बस अड्डे की साफ सफाई और व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी बसकर्मी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए तो सख्त कार्रवाई की जाए। यह औचक निरीक्षण न सिर्फ एक सख्त संदेश था, बल्कि एक सकारात्मक पहल भी कि सरकार द्वारा की जा रही सुविधाओं का जमीन पर क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं, यह खुद मंत्री सुनिश्चित कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ऐसे ही और निरीक्षण भविष्य में भी देखने को मिलते हैं या नहीं। स्वतंत्रता दिवस के पहले देश भर में तैयारियां जोरों पर है। कहीं देशभक्ति के रंग बिखर रहे हैं तो कहीं सुरक्षा के मोर्चे की मजबूती से संभाले जा रहे हैं। सबसे पहले बात उधमपुर की, जहां बेटियों ने देश प्रेम की मिसाल पेश की। यहां शुक्रवार को हर रंग तिरंगा अभियान के तहत छात्रों ने खुद अपने हाथों से राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए। सिलाई प्रशिक्षण के लिए आई 35 छात्रों के इस बेंच ने न सिर्फ झंडा बनाया बल्कि उससे लहराने की तैयारियों में गर्व भर गई। मुबीना कौसर नाम की छात्रा ने कहा कि वो अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में झंडा बना रही है और स्वतंत्रता दिवस को अपना स्वतंत्रता दिवस मानती है। इन छात्राओं का मानना है कि यह केवल एक झंडा नहीं बल्कि उनके सपनों और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसी बीच कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक BK विर्दी ने श्रीनगर में पुलिस नियंत्रण कक्ष में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पुलिस, CRPF, BSF, सेना और रेलवे सहित तमाम एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विर्दी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाए और सुरक्षा चौकियां खासकर रात और संवेदनशील इलाकों में दृढ़ की जाए। उन्होंने यहाँ भी कहा कि राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों और शहर के प्रवेश द्वारों पर विशेष निगरानी रखी जाए और शांति भंग करने वाले किसी भी तत्व पर बैनर नज़र रखी जाए। एक और जहां देश की बेटियों तिरंगा सी रही है, वही सुरक्षा एजेंसियों इस बात को सुनिश्चित करने में जुटी है कि स्वतंत्रता का यह पर्व शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से मनाया जा सके।
बीना कौसर है, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और तहसील रामनगर है, ब्लॉक चनूनता की हूँ और विलेज शेर मंजिला से। हम यहाँ पे नेशनल फ्लैग बना रहे हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, हमें इस पे बहुत खुशी है कि हमारे इंडिपेंडेंस डे अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये मौका मिला है। हमारे टीचर ने हमें गाइड किया कि खुद झंडे बनाओ और खुद के झंडे जब हम बना के हम हमारे अपने देश में हम जब झंडे बनाते हैं उसके बाद हम अपना झंडा लहराएंगे, बहुत ही प्राउड, एक फ़ख्र महसूस होगा। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है इंडिपेंडेंस डे की। ये हमारा आज़ादी का दिन है, हमें इस दिन आज़ाद हुए थे हम, और पहले तो हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। हमें तो यही मौका है कि मतलब हम आज़ाद हैं, खुशी का मौका है, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें इस पर। हम 35 लड़की हैं, हम इस इंस्टीट्यूट में आए और हमें मतलब यहाँ पे आके मौका मिला। हमें हमारे टीचर्स ने गाइड किया, हम यहाँ पे टेलरिंग के लिए आए हैं और 35 लड़कियों का बैच है। सिर्फ बहुत ज़्यादा खुशी होगी हमें। स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सुरक्षा के लिहाज से एक अवैध किले में तब्दील हो चुकी है, जहां एक और पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी में है। वही सुरक्षा एजेंसियों चौकसी के चरम पर है। 10,000 से भी ज़्यादा सुरक्षाकर्मी, जिनमें अर्ध सैनिक बल, स्पेशल कमांडो और स्पाइस फोर्स शामिल हैं, दिल्ली के जर्रे पर नज़र रखे रहे हैं। लाल किला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करेंगे, सुरक्षा तैयारियां का केंद्र बिंदु है। दिल्ली पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने अब तक का सबसे व्यापक सुरक्षा निर्देश जारी किया है, जिसमें जिला प्रमुखों से लेकर गश्ती अधिकारियों तक जो 24/7 निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा का यह घेरा अब मेट्रो स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों और प्रमुख परिवहन केंद्रों तक फैला हुआ है। ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है और छतों पर स्नाइपर्स की तैनाती कर दी गई है। उत्तरी दिल्ली के DCP राजा भाटिया ने बताया कि इस बार की रणनीति जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता की नीति पर आधारित है। हाल ही में हुए एक मॉक ड्रिल के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। CCTV के निगरानी, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की जांच और क्षेत्रीय मैपिंग, इन सब के जरिए पुलिस का एक ही मकसद है कि 15 अगस्त का समारोह बिना किसी बाधा और पूरी तरह गरिमा के साथ संपन्न हो। लाल किले पे 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत ही अलर्ट है, मुस्तैद है और हमने बहुत ही डिटेल्ड और विस्तारित एक अरेंजमेंट यहाँ पे लगाया गया है। कई घेरों में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और उसके तहत हर लेवल पे किसकी अक्सर ऑथराइज एंट्री है नहीं है, उसके हिसाब से लोगों को आने या जाने दिया जाता है। तो उसी चेक के तहत हमारा जो स्टाफ था निषाद राज मार्ग पे जो एक्सेस कंट्रोल करता है, वहाँ पे 5 लोग आए और उन्होंने उनको रोका और उनसे पूछताछ की और उनके पास कोई वैलिड पास या कोई ऐसा ऑथराइजेशन ID कार्ड नहीं था। तो उसके बाद उनको रोका गया और उनको फिर जब उनसे फर्दर पूछताछ की गई और उनसे इन्वेस्टिगेट हुआ, तब हमें पता लगा कि वो तो बांग्लादेशी हैं और उनके पास कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हम लोगों को उनके पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। 15 अगस्त की सिक्योरिटी पे आप इस बार क्या जी, 15 अगस्त की सिक्योरिटी को लेके बहुत ही डिटेल में अरेंजमेंट किया गया है और उसके अंदर कई घेरों में सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली पुलिस के भी सुरक्षा कर्मी हैं, पैरामिलिट्री के भी सुरक्षा कर्मी हैं, उनको यहाँ पे तैनात किया गया है और उसके अलावा CCTV कैमरों से भी यहाँ पे नज़र रखी जा रही है और एरिया जो आसपास का एरिया है उसके अंदर भी जो रह रहे हैं उन सब का बैकग्राउंड चेक है, बिल्डिंग्स का सेंसस है और पब्लिक का भी इसमें सेंसस किया जा रहा है और उसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है यहाँ पे और बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल है यहाँ पर। तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन या व्हीकल या गुड्स की यहाँ पे एंट्री नहीं है। सर, ये जो मॉकड्रिल थे जो लाल किले पे ड्रिल हुए थे उसमें 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे, उसमें क्या बताया? ये दिल्ली पुलिस का एक रूटीन मेथड है। उसके अंदर हम लोग हमारे खुद की अलर्टनेस और हमारे खुद के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल्स काफ़ी टाइम से होती आ रही है और उसके अंदर हमारा स्टाफ की ही उसके अंदर अपग्रेडेशन होती है और हम लोग और जहाँ भी लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं कमी है तो उसको हम लोग तुरंत पूरा करते हैं। एंड इट इज़ अ
फेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल डे। और उसी के तहत डमी होते हैं, डमी जिसको लेके जाया जाता है और उसको रखा भी जाता है कि ताकि ड्यूरिंग एएसए के एक्सेस कंट्रोल वो डिटेक्ट कर सके। तो उसमें कई बार डिटेक्ट भी होता है। कल भी हमने 5 डमी डिटेक्ट किए, परसों 6 डमी डिटेक्ट किए हैं और उसके पहले दिन 2 डमी डिटेक्ट नहीं हुए थे। तो जो नहीं हुए वो उस समय जो एक्सेस कंट्रोल पे था। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अयोध्या ने एक ऐतिहासिक और भावनात्मक अयोध्या लिखा, जब भगवान राम और उनके भाइयों के लिए उनकी बहन माता शांता की ओर से राखियाँ श्रृंगी धाम में अर्पित की गई। इस खास अवसर पर सरयू नदी के तट पर स्थित श्रृंगी धाम में 3 दिवसीय रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को प्रतीकात्मक रूप से राखियाँ बांधी गई। ये राखियाँ उनकी बहन माता शांता की ओर से लाई गई। उत्सव का मुख्य आकर्षक रही एक विशेष मूर्ति जिसमें माता शांता भगवान राम को राखी बांधती हुई दिखाई गई। यह मूर्ति बनारस के कलाकारों ने बारूद से तैयार की गई, जो कला और भांति का अनोखा संगम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि यह यज्ञ स्थल श्रृंगी धाम का ऐतिहासिक महत्व है। यही वह स्थान है जहाँ ऋषि श्रृंग ने दशरथ के पुत्रस्ती यज्ञ को संपन्न कराया था। राखिया बाद में राम लला के लिए श्रृंगी धाम से राम मंदिर लाई गई। हालांकि मंदिर परिसर के भीतर पूरी रस्म नहीं निभाई जा सकी, लेकिन राखी को रात में मंदिर में भगवान राम के समक्ष रखा गया। इस बीच जोधपुर में भी मिठाई कारोबारियों ने खाने योग्य राखियाँ बनाकर त्यौहार को एक मीठा स्पर्श दिया। रक्षाबंधन के केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की डोर को और मजबूत करने का माध्यम है। अयोध्या में मनाया गया यह विशेष उत्सव हमें हमारे सांस्कृतिक जड़ों को से जोड़ता है। सरयू के तट पर एक श्रृंगी धाम है। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ ने पुत्र कामना की इच्छा से एक यज्ञ कराया था। ये यज्ञ मखौड़ा में हुआ था। यज्ञ कराने के लिए कर्नाटक से ऋषि श्रृंग आए थे, श्रृंग ऋषि। महाराजा दशरथ ने अपने साम्राज्य में शायद सरयू के एक पार यज्ञ स्थान मखौड़ा और सरयू के दूसरी पार महाराजा ने श्रृंगी ऋषि के लिए आश्रम बनाया। वो आजकल श्रृंगी धाम है। सरयू का घाट है, वहाँ माता शांता का मंदिर है। माता शांता समाज की माता है, लेकिन वो भगवान राम की बहन है, महाराजा दशरथ की कन्या है। तो 3 दिन का रक्षाबंधन उत्सव खेरवा घाट श्रृंगी धाम पर हुआ था। 6 तारीख को वहां पर राखी पूजन हुआ था। बनारस के कलाकार ने माता शांता अपने भाई राम को राखी बांध रही हैं, ऐसी मूर्ति बालू से बनाई थी। वो कार्यक्रम आज पूरा हो गया और वहां से राखी राम के लिए, रामलला के लिए अयोध्या आई हैं। तो रामलला के मंदिर में तो इतना सब जाना संभव नहीं था, इसलिए व्यवस्था बनी रहे, यहाँ बुला लिया
आज रात्रि को ये राखी अंदर पहुंच जाएंगे। वैश्विक राजनीति में एक बेहद अहम मोड़ पर भारत और रूस के बीच टेलीफोन पर हुई उच्च स्तरीय बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय हलकों का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई जब वैश्विक मंच पर कई बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव का कहना है कि यह बातचीत न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के रुख को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जब भारत अमेरिका से 50% टैरिफ का सामना कर रहा है तब भी वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय ले रहा है। सचदेव ने यह भी रेखांकित किया कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय मॉस्को में उच्च स्तरीय बैठकों में भाग ले रहे हैं और अमेरिका ने रूस को यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के लिए एक समय सीमा भी दी। विशेषज्ञ के अनुसार यह बातचीत दोनों देशों के लिए कूटनीतिक प्रभाव को मजबूत करने वाली है। रूस के लिए अमेरिका और यूक्रेन के दबाव के बीच संतुलन बनाने में और भारत के लिए एक प्रतिबद्ध रणनीतिक साझेदार और तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में। सचदेव ने इससे नई दुनिया के मैट्रिक्स का हिस्सा बताया जहां विश्व नेताओं के बीच इस तरह के समयबद्ध संवाद उभरती भू राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहरहाल भारत और रूस कि यह रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में वैश्विक मंच पर क्या प्रभाव डालेगा यह देखना दिलचस्प होगा। Conversation between Prime Minister Modi and President Putin is coming at a very, very crucial time in world affairs. The timing was not any ordinary timing. India's National Security Advisor Doval has been there in Moscow for the last couple of days. He's had background level meetings with President Putin and his officials, I would assume. And also, today is the deadline for Russia, imposed by America, to come up with a peace plan or to cease its conflict with Ukraine. In the background of this conversation is extremely important, and on the other hand, India is also facing tariffs of 50% by America, to which the government of India is standing up and saying that we will take decisions only in our sole national interest. Therefore, this conversation to me shows that a new world matrix is under construction. A new world order is under construction. And right now the conversations between world leaders at such critical timings are extremely important. Also, this I think gives a leverage to Putin that if his relations with India are even on a more solid footing, then he can negotiate with even more strength with Trump versus today's deadline. On the other hand, it gives us also leverage, and we show to the world that we have a strong and committed partner in Russia for whatsoever our needs or some of our needs. So India is charting its own independent foreign policy. Russia is charting its own. This new world matrix is under construction. And as Prime Minister Modi mentioned to Putin, that in this new world matrix which is under construction, the main software which should be in the world should be Jio or Jeene Do, to live and let live. This is not the era of wars, this is the era to live and let live. That has been India's consistent message to any conflicts across the world as of today. And I think we have again reiterated it. And if needed sometime, we have good relations with Russia, deep relations, even more wider and more trusting now after I think this episode with America. So if there is a need of an honest broker, I think America could do very well to use the good offices of India in its conversations with President Putin. Sir, Prime Minister invited President Putin to India later this year for the 23rd India-Russia Annual Summit. How do you see the visit of Putin here?
See, on the one hand, when the whole world, by the whole world I mean not the whole world but only the West, at a time when the West, the US and Europe are completely boycotting Russia and President Putin, at this juncture, for India to continue with its tradition, we have a bilateral with Russia which happens one year in India, the other year in Russia. This year it's India's turn to host this bilateral, comprehensive, strategic, whichever dialogue, and by inviting Putin, what Prime Minister Modi and India is signaling to the world is that our relationships, our foreign policy will continue on its own path of our own national interest. We will not be influenced by the wars of the West, which they want to impose upon us their conditions. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।